फ्रेंड्स, आप लोगों का ये वीडियो जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 9 का है, जो यूनिट 6 का, जिसमें कि चैप्टर 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 है और इस यूनिट का नाम है रेखाएं और कोण। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये परिभाषा समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए उन परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषा है। पहला है बिंदु। तो सामान्य ज्यामितीय परिभाषा करें, बिंदु वह सूक्ष्म चिन्ह या स्थान है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती। यह केवल किसी विशिष्ट स्थिति या स्थान को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ABC से दर्शाया जाता है। मतलब बिंदु ये है, इस बिंदु में क्या है, ना तो इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, बड़ी अक्षर से। ठीक है, उसमें कह रहे यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड का कहना था, बिंदु का डिफिनेशन उन्होंने अलग से दिया। यूक्लिड ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक में उन्होंने बिंदु की परिभाषा बताया है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब एक बिंदु वह है, बिंदु का डिफिनेशन हो गया यूक्लिड के अनुसार कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब ना जिसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेखा की परिभाषा लिखे। तो सामान्य ज्यामितीय परिभाषा इसका क्या है। पहला है, रेखा एक सीधी आयामहीन, आयामहीन मतलब वन डायमेंशनल, यानी एक ही रेखा, मतलब एक ही डायमेंशन होता है, इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है डायमेंशन, वन डायमेंशनल लिखा है ना। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें से केवल एक ही डायमेंशन है, वन डायमेंशनल लिखा हुआ है कि वन डायमेंशनल आकृति है जिसकी केवल लंबाई होती है। एक डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। एक रेखा दोनों विपरीत दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इन्फिनिटी तक। मतलब हम एक रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि AB लिखे है रेखा, तो इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और कह रहा है अर्थात इसका कोई निश्चित प्रारंभ या अंत बिंदु नहीं होता। सही में अगर दोनों तरफ से बढ़ाएंगे तो इसका ना निश्चित कोई अंत होगा, ना प्रारंभ होगा। अब यूक्लिड का कहना क्या था, उनका कहना था यूक्लिड के अनुसार, कह रहे यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, यानी ब्रीथलेस लेंथ, यानी कि चौड़ाई नहीं होगी लेकिन लंबाई होगी, है ना। एक रेखा क्या है, चौड़ाई रहित लंबाई है। रेखा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पद जो है इसमें देखिए, कह रहा है कि दो पद कौन कौन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब कह रहा है दो पद है, रेखा से जुड़ा हुआ है, रेखाखंड और किरण। तो रेखाखंड क्या है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हैं। रेखा का ही भाग होता है, जैसे ये इस तरह से, ये भी। तो अगर हम रेखाखंड लिखेंगे तो रेखाखंड के ऊपर इस तरह का देंगे, दोनों तरफ तीर चिन्ह नहीं देंगे। तो क्या हो गया, रेखा में याद रखना है कोई अंत बिंदु नहीं, लेकिन रेखाखंड में कितने अंत बिंदु है, दो। उसके बाद है किरण, रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, इस तरफ एक ही अंत बिंदु होगा, AB। तो इसका सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे। ये हो गया किरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम कितने बिंदुओं का आवश्यकता होती है। तो पाठ के अनुसार, जो चैप्टर है उसके अनुसार, एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर रेखा खींचेंगे तो क्या होगी, 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि एक रेखा से कितनी, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से नहीं, एक बिंदु से होकर होगा क्वेश्चन, कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस अध्याय का क्वेश्चन में, कह रहा है इस अध्याय जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में मुख्य रूप से किन ज्यामितीय स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। कौन कौन सी स्थिति होगी। तो पहला स्थिति ये है और दूसरा स्थिति ये। कौन कौन सा पढ़ेंगे, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। मतलब इसमें पहली स्थिति हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब, और दूसरा जब दो रेखाएं एक या अधिक समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। मतलब जब दो रेखा है और एक रेखा जो है इसको अलग अलग बिंदु पर काटेगी, मतलब एक P पर और मान लीजिए Q पर। ठीक है, दो रेखा कौन कौन है, मान लिया जाए L और M। एक T रेखा है जो क्या करती है, इनको दो अलग अलग बिंदु पर काटती है। तीसरा पॉइंट लिखा है, गणित में विभिन्न कथनों को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार के तर्क का उपयोग किया जाता है। तो गणित में आप जो भी कथन सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें एक विशेष तर्क होता है जिसका नाम है निगमनिक।
निगमनिक यानी डिडक्टिव रीजनिंग, इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना है। जो हम लोग लिखते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो किस तर्क के आधार पर लिखते हैं? निगमनिक तर्क के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में रेखाओं और कोणों के ज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? मैंने रोज की जिंदगी में हम रेखा और कोण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो समतल पृष्ठ के किनारों के बीच बने कोण, समतल पृष्ठ के किनारों के बीच, यानी समतल पृष्ठ को ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक समतल पृष्ठ लिए, तो इसका दोनों किनारा ये है और इसके बीच जो कोण बना, इसका उपयोग हम लोग करते हैं अधिकतर। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बांसों का उपयोग करके किसी झोपड़ी या मॉडल के निर्माण में, जहां बांस का उपयोग करके हम झोपड़ी या मॉडल बनाते हैं, वहां पे या तो समांतर रखते हैं या तो तिरछा रखते हैं बांस को। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक आर्किटेक्ट द्वारा किसी बहुमंजिला इमारत का रेखा चित्र बनाते समय जहां विभिन्न कोनों पर प्रतिच्छेदी समांतर रेखाएं खींचनी पड़ती है। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? एक रूम का जैसे डिजाइन बनाना है, तो उसमें ये रूम लिया, फिर यहाँ दरवाज़ा लिया, यहाँ पर बेड का सीन दिखाता है, तो इस तरह से जो दिखाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करता है? रेखा, कोण, हर जगह यूज होता है, आर्किटेक्ट वही करता है। उसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में रेखाओं और कोणों के गुणों का क्या महत्व है? तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्व है। पहला देखिए क्या है, पहला है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन जैसे गुणों का अध्ययन करने के लिए किनारा रेखा खींचने में। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए कि ये वायु है और ये जल है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसका डायग्राम हम लोग जो बनाते हैं, उसमें किरण का उपयोग करते हैं, रेखा का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, मान लीजिए कि एक पिंड है और इस पर एक बल इधर से कार्य कर रहा है, एक बल इधर से कार्य कर रहा है, तो F1 और F2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में किरण के द्वारा ही दिखाते हैं अधिकतर कि इधर से बल उधर से बल, या जो भी हम रेखा दिखाते हैं, परिणामी बल जो निकालते हैं, तो वो किरण का ही उपयोग करके निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर रेखाखंड का एक और परिभाषा है जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके पहले ही, है ना, तो वो डबल दे दिया गया है इसमें, वही डिफिनीशन है, यहाँ अलग है। संरेख बिंदु क्या है? संरेख मतलब कॉलिनियर पॉइंट, और असंरेख बिंदु मतलब नॉन कॉलिनियर। कह रहा है अगर 3 या 3 से अधिक, मान लीजिए कि 3 पॉइंट है और तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, मान लीजिए A, B और C, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो वह बिंदु कहलाएगा संरेख। और असंरेख क्या है? जिसको कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट हम लोग बोले, ये पहला और ये दूसरा। कह रहा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो, एक ही लाइन पर नहीं होगा, तो वह कहलाएंगे असंरेख बिंदु। ठीक है, कैसे? तो ये देखिए यहाँ लिख दिए A, यहाँ B, यहाँ C, देखिए असंरेख इस तरह कहलाएगा। कह रहा है एक कोण का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। मान लीजिए कि एक किरण इधर से आया और एक किरण इधर से, तो इस किरण का नाम OA और इस किरण का नाम OB, तो एक ही बिंदु से प्रारंभ हुआ, तो इस तरह से क्या बनेगा? कोण। कोण की भुजाएं और शीर्ष क्या है? कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, जो ये किरण आप देख रहे हैं OA और OB, ठीक है, देखिए कह रहा है कोण को बनाने वाली भुजाएं, कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन है? OA एवं OB। तो ये दोनों किरणें, जो दोनों किरण जो देख रहे हैं, यही दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? भुजाएं। और दोनों किरणें जिस बिंदु से शुरू हुई, इस बिंदु से शुरू हुई, तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे शीर्ष, वर्टेक्स। ठीक है, लिखा है देखिए, भुजाएं कोण को बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती है। पहला पॉइंट है ये भुजा का, और दूसरा पॉइंट है शीर्ष का। वो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों किरणों में ये बिंदु उभयनिष्ठ है, उसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग शीर्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ पर दी गई आकृति के अनुसार न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का क्या होगा? तो न्यून कोण किसको कहेंगे? जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, यानी 30 डिग्री, ये न्यून कोण कहलाएगा। यानी 0 से लेके 90 के बीच में जितना भी कोण होगा सब कहलाएगा न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब है समकोण, वह कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री हो। देखिए, अगर कोई हम लोग कोण लेते हैं A, B और C, अगर इस कोण का माप 90 डिग्री है तो ये होगा समकोण, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा? जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। याद रखना है 90 डिग्री से वो ज़्यादा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, लेकिन 180 से कम।
तो वो कहलाएगा अधिक कोण। उसके बाद है ऋजु कोण। ऋजु कोण में क्या होगा कि वह कोण जिसका माप सीधा 180 होगा, ये होगा ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण किसको कहेंगे? तो वह कोण जो 180 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए 270 एक ले लिए, तो 180 से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, तो वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो ये समकोण है, इसका नाम अभी बताए हम अधिक कोण, ठीक है, और इसका नाम है ऋजु कोण, और इसका नाम है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। एक कोण और इसमें है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होगा? जिसका माप 360 डिग्री है, टोटल कंप्लीट, वो 360 डिग्री वाला कहलाएगा संपूर्ण कोण, ठीक है। एक 0 डिग्री कोण भी होता है। 0 डिग्री कोण का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है 0 डिग्री कोण। तो वह कोण क्या होगा? वह कोण जिसका माप क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण बनाने आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बहुत बच्चा नहीं समझता है। तो 0 डिग्री का फिगर ये है, यानी कि दोनों जो भुजाएं हैं या दोनों किरणों का दिशा एक ही दिशा में हो जाए तो वो कहलाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब विपरीत दिशा में होगा तो 180, ठीक ना। तो ये कहलाएगा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी से तैयारी हो सके।